Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel English Content Hub. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. Friends, if you don't know about me, who I am, I would like to tell you about myself. My name is Sachin Kumar. I am an SSC 2016 selected candidate. I am currently posted in Dehradun. तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL टायर 1 के बारे में। ये किस डेट का एग्जाम है? ये है हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर और इसका जो है डेट है वो है 2 अगस्त 2023 शिफ्ट 3rd। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, इसी वाले यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आप उसको जो है जाकर के देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। तो उससे जो है आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आपको पता लगेगा कि पेपर में कैसे हम इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, उसमें हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आइए जो है बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है इसकी एग्जाम डेट भी लिखी हुई है और एग्जाम टाइम भी लिखा हुआ है, ठीक। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमें यहाँ पर जो है दिया गया है, इसको हमें पैसिव में ट्रांसलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डैडी बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि ये हमारा जो एक्टिव सेंटेंस दिया गया है, जब उसने कहा है कि इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो डेफिनेटली ये एक्टिव सेंटेंस ही है। अब आपको पता करना है कि ये एक्टिव सेंटेंस कौन सा इसका जो है ये मतलब टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये आपको पहचानना है। तो इसमें जो है आप बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेक्ड। बेक्ड क्या है, बेक की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये, सेकेंड फॉर्म है, ठीक, सेकेंड फॉर्म। अब आप जानते होंगे कि सेकेंड फॉर्म का एक्टिव सेंटेंस में हम कहां पर यूज करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव, ठीक, ये हमारा एक्टिव। क्योंकि जब हम एक्टिव को पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना ही पड़ेगा कि ये हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है ये कौन से उसमें दिया गया है, कौन सा टेंस है ये हमारा, ठीक है। तो इसको आप पता लगा चुके हैं कि यह है पास्ट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वॉज प्लस वर और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वॉज वर के साथ में अगर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। और पैसिव में हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्टिव में ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द कुकीज, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है इसमें तो जो है सब्जेक्ट किसको बनाया गया है, डैडी को, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल है। अब हमारा दूसरा, क्योंकि ये तो एक करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 3 की, इसको हम जो है कैसे गलत करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द कुकीज और इसने यहाँ पर जो है जब हम इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में लेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर द कुकीज हमारा ऑप्शन नंबर 3 में सब्जेक्ट नहीं है, ऑन द वीकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर इसने इसको ऑन द वीकेंड को हमारा क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है, जो कि गलत है। नो चेंज, चेंज तो ऐसा नहीं है, चेंज तो होगा क्योंकि हम जानते हैं एक्टिव का हमारा जो है पैसिव बनाने में वॉज वर की साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द कुकीज वर, वॉज वर के साथ में किसका यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म का। तो यही हमारा एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें जो है अगर आपको एक छोटी सी बात पता है कि इसका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किस तरह से बनाते हैं तो आप इसको जरूर सही कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है 2 की तरफ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक। तो देखिए इसको जो है आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या है। यहां पर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है द इंजरी
was so severe that he could not play again, है ना। इसने कहा कि जो इंजरी थी वो इतनी गंभीर थी कि वो अब जो है कभी दोबारा नहीं खेल सकता, ठीक है ना, या फिर खेल सकेगा। तो अब यहाँ पर इसने क्या कहा, एंटोनियम बताना है, और वो भी किसका एंटोनियम बताना है, जो हमारा ये अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड में क्या लिखा हुआ है, सीवियर। सीवियर को आप जो है पहले समझ लीजिए कि सीवियर क्या है। सीवियर होता है गंभीर। जैसे कि अगर मान के चलिए कि किसी जो है व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो हॉस्पिटल में है, तो कई बार अगर वो ज्यादा गंभीर हालत में है तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, सीवियर कंडीशन में है वो, ठीक है। तो अब आप इसको जान चुके हैं कि सीवियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंभीर, ठीक है ना। गंभीर मतलब जो है वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी। अब बात हम करते हैं वन बाय वन, इसके जो है चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक। तो मैं पहले बात करता हूं इम्प्लाकेबल के बारे में कि इम्प्लाकेबल का मतलब क्या होता है। इम्प्लाकेबल का मतलब होता है, मीन्स होता है इसका, इम्प्लाकेबल मीन्स होता है रिलेंटलेस, है ना, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, दयाहीन। इसका मतलब क्या होता है, दयाहीन, ठीक है ना, दयाहीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कठोर, ठीक है ना, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कठोर। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, दयाहीन या फिर कठोर, और इम्प्लाकेबल का मतलब भी क्या होता है, दयाहीन या फिर कठोर। यहां पर क्या है, गंभीर। गंभीर का जो हमारा एंटोनियम होगा वो कठोर तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, ठीक। अब हम बात करते हैं टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, सहनशील, ठीक है ना। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर जो है थोड़ा जगह कम है तो इसलिए आप मेरी जो है आवाज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, सहनशील। अब आप जो है समझिए कि सहनशील क्या होता है। सहनशील वो होता है जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति मान के चलिए कि आपके कोई सामने जो है कोई कठिनाई आई है, लेकिन जो है आप उस कठिनाई से डर नहीं रहे हैं और उसको जो है डटकर सामना कर रहे हैं, भले ही उसके सामने उस मतलब उस सिचुएशन में आपके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी या फिर कठिनाई आ जाए, तो हम इसको कहेंगे जो सहनशील व्यक्ति होगा, मतलब जो टॉलरेंट होगा, वो कठिनाइयों से घबराता नहीं है बल्कि कठिनाइयों को स्वीकार करके अपनी कठिनाइयों का सामना करता है, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं सहनशील, या फिर इसको अगर हम इंग्लिश में थोड़ा सा बताना चाहें तो अ लेस इंटेंस और सीरियस लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है ना। इसको जो है हम बोल सकते हैं कि जो टॉलरेंट है मतलब जो है वो उसको मतलब सहन किया जा सकता है ना, है ना। टॉलरेंट का मतलब क्या है, एक तो है गंभीर समस्या, गंभीर मतलब कि वो ज्यादा ही गंभीर स्थिति में है, उसका बहुत बेकार एक्सीडेंट हुआ है, और ये क्या है, अ लेस इंटेंस और सीरियस लेवल ऑफ इंजरी। इसकी जो है इंजरी का लेवल क्या है, वो थोड़ा कम है, मतलब उसको हम सहनशील कह सकते हैं। तो इसका सीवियर का जो एंटोनियम होगा वो हमारा क्या होगा, टॉलरेंट होगा। इसको आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि आपको जो है मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ आपके जो है वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाए। तो अब हम बात समझते हैं कि फ्यूरियस का मतलब क्या होगा। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला, है ना, जो आदमी आग बबूला हो जाए। फ्यूरियस मीन्स होता है एक्सट्रीमली एंग्री, है ना, जो आदमी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्यूरियस, या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं आग बबूला। अब हम बात करते हैं, ये आंसर नहीं है, अब हम बात करते हैं पंजेंट का मतलब। पंजेंट मीन्स होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट और स्मेल। देखिए जब जो है अगर हम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग, देखिए कोई कोई स्मेल जो है कैसी होती है उसको हम जो है मतलब सूंघ नहीं सकते, बड़ी बेकार होती है ना, उसकी क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब तीखी गंध होती है ना। जैसे कि अगर आप कभी किसी गटर के पास से निकलेंगे तो उसको जो है आप नहीं सूंघ पाएंगे, तो आपको बड़ी बेकार लगेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है जो तीखी गंध हो, जिसको जो है आप सहन भी ना कर पाए, इस तरह की जो है गंध हो, तो उसको बोलते हैं हम पंजेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो इसमें हमें एक ग्रामेटिकल एरर पता करना है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं
He finally recalled that the thieves have leave from the front door. देखिए इसमें जो है मैं आपका बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो लोग थोड़ा सा जो है ग्रामेटिकल नॉलेज रखते हैं तो वो जानते होंगे कि देखिए यहां पर क्या है, एक मोटे तौर पे मैं बताता हूं कि हैव के साथ यहां पर क्या यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है ना। लेकिन हम हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। हैव के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। हम यहां पर क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान देंगे, वो क्या ध्यान देंगे, ही फाइनली रिकॉल्ड दैट। जब यहां पर दैट से पहले हमारा इधर सेंटेंस पास्ट में है तो हमारा इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए हमने यहां पर दो चीजें समझी हैं। वो क्या समझी है कि यहां पर इधर हमारा जो है पास्ट है, इधर रिकॉर्ड लिखा हुआ है, तो हमारा इधर वाला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। मतलब कि हमें हैज को हैव को हैड कर देना है। और हम जो है जानते हैं कि हैड के साथ किसका यूज होगा, हमारा थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म मतलब लेफ्ट, है ना, LEFT। थर्ड फॉर्म मतलब लेफ्ट का यूज होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ही फाइनली रिकॉल्ड दैट द थीव्स हैड लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट डोर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जरूर समझ में आ चुका होगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा मतलब लॉजिकल बातें नहीं थी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देखिए अगर आप जो है पेपर में थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको पता लगा कि इसमें इसने पूछा है कि आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। एंटोनियम किसका बताना है, जिसको हमने वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। यहां पर हमने अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड प्लेजर को, ठीक है ना। हमने कौन से वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, प्लेजर को। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही प्लेजर का अपोजिट वर्ड ढूंढना शुरू कर सकते हैं। आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे वाले को जो ये दिया गया है पूरा सेंटेंस, इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्यों दिया गया है, एग्जामिनर चाहता है कि आपको इस जो है आपको इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है ना। लेकिन आप थोड़ा अगर स्मार्ट बनना चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो हमारा अंडरलाइंड वर्ड दिया गया है आप उसका ही डायरेक्ट एंटोनियम निकालना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं करता हूं, मैं आपको बताता हूं। प्लेजर यहां पर लिखा हुआ है, प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, ठीक है ना। प्रसन्नता हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। अगर हम इसकी बात करते हैं इंग्लिश में तो प्लेजर मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। आप समझ में मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि प्लेजर का मतलब क्या है, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके ऑप्शन के बारे में, है ना। अब हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इनएडुकेसी, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इनएडुकेसी। इनएडुकेसी का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनएडुकेसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और सफिशियंसी, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो है अगर इनएडुकेसी का मतलब क्या होता है, इनएडुकेसी का मतलब होता है अपर्याप्तता, है ना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज है और वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसकी कमी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर्याप्तता। मतलब अगर वो एक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अगर कोई चीज आपके पास होनी चाहिए 50 की क्वांटिटी में, लेकिन आपके पास में है वो केवल 10 की क्वांटिटी में, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनएडुकेसी बोल सकते हैं, है ना। हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनएडिक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस वर्ड को समझ चुके हैं कि इनएडिक्वेंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है अपर्याप्तता, ठीक है। मैं जो है यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि जो है लिखने में थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। तो मेरी आप जो है बातों को बड़े ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला है इनएडिक्वेंसी का मतलब क्या है, अपर्याप्तता, ठीक है ना। किसी भी चीज की कमी होना एक तरीके से। देखिए जॉय का मतलब आप जानते हैं, जॉय का मतलब होता है खुशी, है ना। तो मतलब आप जो है खुशी में है। फियर का मतलब क्या होता है, डर, है ना। और
यहाँ पर जो है ब्लेंडनेस, ब्लेंडनेस का मतलब क्या है ये आपको समझना है, क्योंकि यही इसका जो है बिल्कुल आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। अब आपको समझना है कि ब्लेंडनेस का मतलब क्या है। तो ब्लेंडनेस का मतलब है मींस मोनोटोनस एंड लैकिंग एक्साइटमेंट। देखिए ब्लेंडनेस का मतलब क्या है, जिसमें जो है क्या है उसमें नीरसता है ना, और ये लैकिंग एक्साइटमेंट है, मतलब इसमें जो है एक्साइटमेंट की थोड़ी सी क्या है कमी है। यहाँ पर प्लेजर क्या है, ये तो हमारी जो है किस फीलिंग को बताएगा, प्रसन्नता वाली फीलिंग को बताएगा, है ना, प्रसन्नता वाली फीलिंग को बताएगा। और यहाँ पर क्या है, ये नीरसता, मतलब जो है ये थोड़ा मतलब क्या है लेजी टाइप का है, एक्साइटमेंट नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या है, ये है नीरस, है ना। प्रसन्नता का मतलब क्या है, ये तो इसका मूड तो बढ़िया है, और इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, ये थोड़ा डल डल सा है, इसका मूड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यही इसका क्या होगा एंटोनियम। यहाँ पर जो है प्लेजर का एंटोनियम क्या होगा, नीरस। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है थोड़ा जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं है और मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, क्योंकि मैं जो है मैं ऑलरेडी जॉब करता हूं, तो मुझे जो है कभी सैटरडे, जैसे मेरी जो है सैटरडे और संडे जो ऑफ होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इन सैटरडे संडे के 2 दिनों में मैं आपके लिए कोई वीडियो बना दूं। ठीक है, और बाकी दिन में जो है ऑफिस के काम में मैं काफी बिजी होता हूं, तो इसलिए उसमें जो है उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो है ये एक अंडरलाइन में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसके बजाय यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप कौन सा एक वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार पढ़ देता हूं मैं। ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू अ कंपनी, राजीव हैज अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ये जो है अंडरलाइन वाला जो है ये यहां तक है ना, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये वो यहां तक है। ठीक है, तो अब इसमें आप अगर समझे होंगे तो इसमें क्या समझ में आया है कि राजीव जो है वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन की वजह से क्या है, और मतलब मेंटल और इमोशनल उसके ऊपर जो है प्रेशर है, और वो किसकी, वो सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो उसके सामने सिचुएशन है उसकी वजह से, है ना, क्योंकि उसे जो है ऑफिस का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है अब उसके ऊपर प्रेशर है। तो अब इस सारे की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, बजाय इस जो ये हमारा सारा का सारा अंडरलाइन है ये वाला और ये वाला, इसके बजाय हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 बाय 1 हम जो है शुरू करते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो है रिलुक्टेंस, है ना। रिलुक्टेंस का मतलब क्या है, रिलुक्टेंस का मतलब क्या है, ये है अनविलिंग और हेजिटेशन टू डू समथिंग। देखिए इसका जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इसकी इच्छा नहीं है ना, कुछ काम करने की इसकी इच्छा नहीं है, तो इसकी क्या है, ये इसको हम जो व्यक्ति जिसको हमने बोला कि भाई ये काम कर दो और वो अरे नहीं यार मैं नहीं कर रहा, तो वो क्या है, उसको हम बोल सकते हैं रिलुक्टेंस। उसकी जो है क्या है, वो उसने मना कर दिया, तो मतलब हो जाएगी उसकी अनिच्छा, है ना। अनविलिंग और हेजिटेशन टू डू समथिंग, अनविलिंग टू डू समथिंग ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो है अगर इस तरीके का है तो उसको हम बोल सकते हैं अनिच्छा, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, रिलुक्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम चैलेंजिंग और एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। देखिए यहां पर क्या है, ये जो हमारा स्ट्रेस होता है ये मेंटल और इमोशनल, है ना, स्ट्रेन होता है, ये मतलब तनाव होता है, दर्द होता है जो है मतलब सर में हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम चैलेंजिंग, वो किस वजह से जो होता है, चैलेंजिंग और एडवर्स सिचुएशन। अगर आप जो है एक मतलब विपरीत सिचुएशन में है, आप बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है, जैसे कि आप अगर ऑफिस में है, आपको काम पर काम दिया जा रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ये स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज बाय डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, पेनल्टी तो आप जानती हैं, पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी क्या होता है, ये होता है अ पनिशमेंट
पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग लॉ और रूल। जो आप जो है अगर कोई रूल तोड़ देते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कोई नियम तोड़ देते हैं तो उसके लिए जो आपको सजा मिलती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टी। ठीक है, आप अगर जो है आपके पास में लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। गेम में भी जो है अगर जो फुटबॉल खेलते हैं तो अगर वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। तो आप जानते हैं कि ये तो पेनल्टी है, ये इसकी जो है इसका आंसर स्ट्रेस है, ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, देखिए आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? एक तो आप स्ट्रेस में कंफ्यूजन हो सकते हैं और दूसरा आप हो सकते हैं डिप्रेशन में, कि आप सोच सकते हैं कि यार मेंटल, दिमाग की टेंशन हो रही है उसको मेंटल है, और इमोशनल स्ट्रेन है ना, दिमाग का जो है टेंशन है और वो भावनात्मक रूप से भी जो है परेशान है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, है ना। आप अगर पेपर में इसको जो है डिप्रेशन लगा देंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? उसको मैं आपको बता देता हूं कि डिप्रेशन जो है हम कहां पर यूज करेंगे। डिप्रेशन का मतलब समझिए थोड़ा सा। जो डिप्रेशन है ये क्या है? अ स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लो मूड एंड अवर्सन टू एक्टिविटी। ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या है, अगर आप जो है थोड़े से लो फील करते हैं, है ना, लो फील करते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा, है ना, और मतलब कोई भी काम है ना, आपको खेलना पसंद आ रहा है ना आपको किसी से बात करना पसंद आ रहा है, तो वो समझिए कि वो है सिचुएशन आपकी डिप्रेशन की। ठीक है ना। अगर आप जो है लंबे समय से जो है टेंशन लिए जा रहे तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिप्रेशन बोल देंगे। उसको हम जो है स्ट्रेस नहीं कहेंगे। स्ट्रेस कहेंगे कि ऑफिस में आपको जो बहुत सारा काम दिया गया है और आप जो है उस काम की वजह से क्या आ रहे हैं? तनाव में आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो आप जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर जो अंतर है वो आप समझ चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 पर चलना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। ये एक हमारा पैराजम्बल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें इनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है ताकि ये एक प्रॉपर सेंस बना पाए। ठीक है, देखिए मैं आपको जो है आज इसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, और इसमें आपको कुछ रूल भी समझने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो है जब हम इस तरह के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मतलब ये पैराजम्बल क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत से लोगों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आज आपको इसका जो है एक और अच्छा जो है शॉर्टकट बताने वाला हूं मैं, है ना। ये एक ट्रिक है, इसको आप जरूर याद रखना, है ना। ट्रिक भी जो है, ट्रिक क्या है? ये रूल रिलेटेड ट्रिक है। मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो ये आपका आसानी से सही होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, इसको पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बेनिफिट्स, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन होगा। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन, है ना, अंडरलाइंड सेंस एजेस टुगेदर। ठीक है ना। वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबल। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दे, है ना, यहां पर क्या यूज हुआ है? दे। अब आप समझिए कि जब हमारा दे का यूज हुआ है तो दे क्या है? एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के लिए जरूर ही किसी नाउन का यूज किया गया होगा, और वो नाउन कैसी होगी? वो नाउन होनी चाहिए प्लूरल, है ना। वो नाउन कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो यहां पर आप क्या समझेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में जैसे दे का यूज किया गया है तो उससे पहले जो है कोई जरूर एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें प्लूरल नाउन का यूज किया गया होगा। प्लूरल नाउन का जो प्रोनाउन होता है वो होगा दे। ठीक है ना। तो प्लूरल नाउन के बजाय हम अगर उसका प्रोनाउन यूज करना चाहेंगे तो दे होगा। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट दे का यूज हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो बी सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है ना। इट ब्रिंग्स, अब देखिए यहां पर क्या है? ये जो इट का यूज किया गया है इसमें भी आप समझिए कि ये भी हमारा जो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो इट है वो हमारी एक सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, है ना। सिंगुलर नाउन के लिए जो है, और वो भी सिंगुलर नाउन, और वो भी कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल, है ना, या फिर वो नॉन लिविंग नाउन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रोनाउन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि बी और सी हमारे ऐसे सेंटेंस है जो कि हमारे सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ, अब हमने जो ये हमारा ए है और मतलब ए है, इसको अभी हम ऐसा इसको सेंटेंस वन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दिया है कि जिसकी वजह से हम इसको सेंटेंस वन नहीं मान सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है बी के अंदर दे का यूज हुआ है, तो हम इसको जो है सेंटेंस वन नहीं मान सकते। यहाँ पर इट का यूज हुआ है, इसको भी हम सेंटेंस वन नहीं मान सकते। तो देखिए जहां पर भी जो है बी और सी से सेंटेंस शुरू होंगे वो हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में सी से शुरुआत हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सेंटेंस सही नहीं बनेगा। यहां से शुरू अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा सही नहीं बनेगा। एक बार को ए के बारे में हम सोच सकते हैं कि ए से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनना चाहिए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस ऑप्शन को लेंगे तो ए के बाद में हम किसको लेंगे, बी को। ए के बाद में हमें किसको पढ़ना है, बी को पढ़ना है। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर। अब वंस दे, अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था कि दे का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर किसी भी जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो। तो अब आप यहां पर देखिए कि इस सेंटेंस में क्या कोई ऐसा वो आया है प्लूरल, जो प्लूरल नाउन हो, तो आप कहेंगे कि नहीं, हमारा जो ए वाला सेंटेंस है उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है जहां पर हम एक प्लूरल नाउन देखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के बाद हम किसका यूज नहीं कर सकते, सॉरी, हाँ, ए के बाद हम किसका, बी का यूज नहीं कर सकते। ओ एक मिनट, हाँ, ए तो है हमारा, हाँ, बी का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, दे, और दे को बताने के लिए, मतलब ये दे जो है एक प्लूरल नाउन का प्रोनाउन बनेगा, तो ऊपर हमारे ए वाले सेंटेंस में कोई भी ऐसी प्लूरल नाउन नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको जो ये ऑप्शन नंबर 4 है इसको बिल्कुल भी लाइन से नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको लाइन से लगाने के लिए चलेंगे तो आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसको जो है करेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि आपने इसमें 3 ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप जो है जरूर अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर लिखा हुआ है कि इसके बजाय इनमें से, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, द फ्लेम्स कॉट सो क्विकली दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक। मतलब ये है कि आग जो है इतनी जल्दी फैल गई या इतनी जल्दी से लग गई कि मुझे जो है सोचने का भी टाइम नहीं मिला। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग ये है। तो अब आप यहां पर समझेंगे कि इसमें क्या ऐसी गलती हुई कि हमें यहां पर इसके बजाय क्विक के बजाय क्विकली लगाना पड़ा। तो देखिए हम जो है इन 4 ऑप्शनों को जो है एलिमिनेट भी करेंगे, पर समझते हैं कि यहां पर क्विक के बजाय क्विकली क्यों लगाना पड़ा। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये क्विक है, ये क्या है, ये है एक एडजेक्टिव, है ना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव। ठीक, तो अगर आप समझेंगे, अगर आप थोड़ा जानते होंगे तो आप क्या समझेंगे कि जब ये यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम किसी एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसने गलती से बाय मिस्टेक किसका यूज किया है, एडजेक्टिव का यूज किया है। तो हमें इस एडजेक्टिव को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसमें जो है एक प्रॉब्लम है, और ये आप समझ चुके हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहां पर जो ये एडजेक्टिव है इसको बदलना पड़ेगा, और इस एडजेक्टिव के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, एडवर्ब लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप जानते होंगे कि जो हमारा क्विकली है वो क्या है, एक एडवर्ब है। तो सही आंसर क्या होगा, यहां पर क्विक के बजाय हम क्या करेंगे, क्विकली करेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो है हम क्विकेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है क्विकेस्ट,
क्विकेस्ट क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म दी गई है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म है। और हम जानते हैं या फिर मैंने अभी बताया है कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए, फिर वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। तो क्योंकि जो है ये हमारा क्विकेस्ट भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। एज क्विक एज, ये भी हमारा जो है ये कंपैरेटिव वाला एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। और क्विकर क्या है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री वाला जो है, सॉरी, ये एज क्विक एज जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है ना, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है। और ये हमारा जो है क्विकर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ये भी देखिए मैंने आपको जो है बता दिया है कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सॉरी 7 तो मैं करा चुका हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, ये लिखा है अंडरलाइन द पार्ट गिवन सेंटेंस, है ना। ये क्या इसमें जो है विल इंप्रूव द अंडरलाइन, जो ये यहाँ पर अंडरलाइन शब्द किए गए हैं, इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसको कौन सही कर देगा, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। वी विल गो टू स्पेन दिस समर, विल वी, देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन टैग वाला, है ना, जो इसमें दिया गया है, जो जिस रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हमें करना क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए अगर क्वेश्चन टैग हमें सही लगाना है तो हमें इधर वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो इधर वाले सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब हमारे क्या है, विल है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मतलब है कि यहां पर हमने नोट का यूज नहीं किया है। तो अब ये हमें 3 चीजें देखनी है, ठीक। अब हम बात करते हैं इधर के हमें सही क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो हमारी इधर वर्ब दी गई है, जैसे यहाँ पर विल दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, विल को ही रखेंगे। वर्ब हमें जो है चेंज नहीं करनी है। वर्ब चेंज जो है तब कर सकते हैं जब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सेट नहीं बैठ रही है। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, विल लिख देंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी चीज, अगर हमारा इधर वाला सेंटेंस, देखिए जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेंटेंस है, ये हमारा कैसा है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, नेगेटिव का यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं विल के, नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉट का यूज करेंगे, है ना, विल नॉट। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है वी, तो हम जो है तीसरे नंबर पर किसको लिखेंगे, वी को लिखेंगे। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हल्का सा हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप इनको अलग अलग नहीं रखेंगे, ठीक है ना, आप इनको अलग अलग नहीं रखेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है आपको कॉन्टेक्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, मतलब कि छोटी फॉर्म लिखनी पड़ेगी। विल नोट को हम एक साथ मिलाकर के क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम इस तरह से, वांट। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट ऐसा ऐसा आएगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा सही आंसर होगा वांट वी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और केवल बस इतना ही ध्यान देना है क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सामने अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अब जरूर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट अरेस्टेड द ऑपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारा, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही है जो इसको सबसे अच्छा फिट करेगा, है ना, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से जो है इडियम फ्रेज याद करने हैं। मैं इस ऑप्शन, मतलब जो ये क्वेश्चन है, इसमें 4 इडियम फ्रेज दिए गए हैं,
मैं आपको इन चारों का मीनिंग बताऊंगा और आपको करेक्ट वाला भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें पहले वाले के मैं बारे में बात करता हूं। इसमें जो है लिखा गया है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है ना। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको जो है आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। इसका मतलब क्या होता है, ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान कर देना जो उसके मूल्य को समझने में असमर्थ हो। देखिए आप समझिए जरा, जो ये कास्ट का मतलब होता है फेंकना, पर्ल्स का मतलब क्या होता है मोती, बिफोर स्वाइन, बिफोर का मतलब सामने और स्वाइन का मतलब होता है सुअर। अब मान लीजिए कि आपने जो है सुअर के सामने छोटे छोटे मोती फेंक दिए, है ना, तो क्या उसके लिए कोई वो महत्व रखते हैं, है ना। सुअर को क्या चाहिए, खाना चाहिए, घास चाहिए, है ना। तो वो अगर उसके सामने कोई खाना फेंका जाए तो उसके लिए जो है वो काम की चीज होगी, लेकिन अगर उसके सामने मोती फेंक दिए जाएं तो उसके लिए वो क्या है, यूजलेस चीज है। तो इसी से ही रिलेटेड ये हमारा क्या बना है, इडियम बना है। तो मुझे लगता है कि आप इसको जो है मीनिंग को पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान कर देता है जिसे उसकी जो है समझ नहीं है या फिर उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, जो सरकार ने अरेस्ट द अपोजिशन लीडर, सरकार ने क्या करा है, विपक्ष के नेता को जो है अरेस्ट कर लिया है मेकिंग द सिचुएशन वर्स, और उससे क्या हुआ है कि जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो गई है, वो जो है खराब थी और उससे ज्यादा और खराब हो गई है। मतलब उसने जो है अपोजिशन को क्या कर दिया है, और ज्यादा भड़का दिया है, ठीक है ना। तो इसका हमें मीनिंग पहचानना है। तो इसका मीनिंग है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है ना। देखिए अगर हम जो है, एक तो वैसे ही कोई सिचुएशन बुरी चल रही है और ऊपर से जो है मान के चलिए अगर आपका किसी से पहले से ही झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो सिचुएशन बोलचाल बंद है, और अगर आप उसको जो है एक गाली और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से जो है ये हमारा इडियम फ्रेज है। इस इडियम में क्या लिखा हुआ है, टू ऐड फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो पेट्रोल है ना, या फिर ईंधन, जो भी पेट्रोल, फ्यूल का मतलब वही होता है ना जो हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल। एड फ्यूल टू द फायर, फायर आग में अगर आप जो है क्या कर देंगे, फ्यूल डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, और वो फ्यूल कैसा हो सकता है, देखिए आग के लिए तो जो है जो घी है वो भी तो एक फ्यूल का काम करेगा, क्योंकि अगर हम आग में घी डालते हैं तो वो फिर और ज्यादा जो है आग तेज लगती है। तो उसी से ही ये हमारा जो है जो फ्रेज बना हुआ है, इडियम बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, आग में घी डालना, अगर हम इसे अपने अपने शब्दों में समझेंगे तो ऐड फ्यूल टू द फायर। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक तो जो है उन्होंने क्या कर दिया है, अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया है, तो अब सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ चुकी है। मतलब उन्होंने क्या करा, जो अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करके आग में घी डाल दिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, पर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, टू बी ऑन द लास्ट लेग। टू बी ऑन द लास्ट लेग का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई चीज अपने अंत के करीब हो या फिर वो खत्म होने वाली हो या विफल होने वाली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू बी ऑन द लास्ट लेग, ठीक है ना। बस वो अब उसका एंड ही चल रहा है ना। जैसे कि कोई मतलब इसको क्या कहें, कोई चीज जैसे रेस है वो अगर खत्म होने वाली है तो भी हम बोल सकते हैं टू बी ऑन द लास्ट लेग, है ना। कोई चीज है अगर वो खत्म होने वाली है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो अंत के करीब है, मतलब वो अब बस खत्म होने वाली है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ऑन द लास्ट लेग। अब हमारा जो है लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हो टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, असफलता का सामना करना, है ना। अगर आपने जो है किसी के साथ में युद्ध किया है और युद्ध में अगर आप हार गए तो आप क्या हुए, असफलता का सामना कर लिया। अब देखिए आप इसके जो है अगर शब्दों को समझेंगे थोड़ा सा, बाइट द डस्ट, बाइट का मतलब होता है अगर हम इसे अपने दूसरे भाषा में कहें कि धूल चाटना, है ना। धूल कब चाटते हैं, अगर आप समझिए कि दुश्मन ने आपको हरा दिया तो आप जो है आपने क्या कहा, जैसे कि अगर कोई युद्ध लड़ता है तो अब वो बोलता है कि मैंने उसको जो है अपने दुश्मन को धूल चटा दिया, तो उसका मतलब बाइट द डस्ट, उसको मैंने क्या कर दिया, हरा दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, असफलता का सामना करना। जो हारता है तो उसको हम कहेंगे टू बाइट द डस्ट, है ना। जो हार जाएगा उसके लिए हमारा ये जो इडियम है वो सही होगा,
ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने चारों को इनको बता दिया और अच्छे से समझा दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब क्या है, जिसका मीनिंग सेम सेम हो, एक जैसे मीनिंग वाले। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि कंपेल का मतलब क्या है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, है ना, क्या होता है, मजबूर, मजबूर करना। ठीक है, अगर हम किसी को कंपेल करेंगे तो उसको हम जो है क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। ठीक, तो इसका हमें क्या करना है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब है जो जिसकी मीनिंग यही बनती है, क्या मीनिंग बनती है, मजबूर करना बनती है जिसकी मीनिंग। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। अलाउ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मजबूर करना तो होता नहीं है, इसका मतलब होता है अनुमति देना। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रोकना। गिव का मतलब क्या होता है, देना। इन तीनों में से किसी का भी मतलब मजबूर करना नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 3 ऑप्शनों को एलिमिनेट कर चुके हैं और अगर आप जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको नहीं भी जानते हैं तो आप आंसर उसको ही लगा दीजिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्लिगेट का मतलब भी क्या होता है, मजबूर करना या फिर बाध्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्लिगेट। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। तो यहां पर क्या दिया गया है, देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, वो हमारा किस में दिया गया है, एक्टिव में दिया गया है। ठीक है ना, वो किस में दिया गया है, एक्टिव में दिया गया है। उसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दिया गया है। तो देखिए यहां पर समझिए, द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन। ठीक है ना, तो यहां पर आप समझेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि प्रिपेयर्स, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना है। और तैयार की जो है यहाँ पर तैयार करने की कौन सी फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना, फर्स्ट फॉर्म दी गई है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज जब हम करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो आप जो है इसको पहचान चुके हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको क्या पहचानना है, अब पहचानना है कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इज, आर और एम, इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है, प्लस उसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ये चीजें ढूंढनी है कि इजारम कहां पर है। तो देखिए यहां पर क्या है, विल दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर द फूड प्रिपेयर्स, इसमें तो इजारम है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या दिया, द फूड इज प्रिपेयरिंग, इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इस जो है ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो यहाँ पर इज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका आपको जो है जरूर जवाब दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, भरत इज अ स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। ठीक है, देखिए ये जो है ये हमारा बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको मैं जो है आसान क्यों बोल रहा हूं, मैं आसान में इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जिसने जो है ये ईडियम पढ़ा होगा, जिसने ये ईडियम पढ़ा होगा तो वो इसमें जो है एक सेकंड नहीं लगाएगा ये पहचानने में कि वहां पर जो ईडियम है उसमें क्या लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ना कि लेग। ठीक है ना, तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये शोल्डर है, हिट द नेल ऑन द शोल्डर, ये गलत है। पुट द नेल ऑन द होल, ये भी गलत है। हिट्स द स्क्रू ऑन द टॉप, ये भी गलत है। ये सारे ऑप्शन गलत है। इसको जो है जिसने ये ईडियम पढ़ा होगा तो वो इसको एक सेकंड में भी कर सकता है कि लेग के बजाय हम यहाँ पर हेड का इस्तेमाल करेंगे।
अब जो है मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इसमें जो है हिट्स द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, देखिए जैसे कि हिट्स द नेल ऑन द हेड हमने कहीं देखा, तो इसका मतलब होता है कि मुख्य बिंदु या मुद्दे की जो सटीक पहचान करना है ना। ये क्या करता है, ये सटीक पहचान करता है ना। जो ये है ये मेन पॉइंट को पकड़ लेता है, जो उसका मुख्य बिंदु है ये उसको पकड़ता है। तो हिट्स द नेल ऑन द हेड, ये सीधा जो है जैसे कि मतलब सर पर जो है ना, जैसे हिट्स द नेल ऑन द हेड, इसने जो है नाखूनों को सीधा कहां पर हिट किया है, हेड पर। हेड पर हिट करेंगे तो हमारा जो है हेड से अगर किसी को हमने जख्मी कर दिया तो समझिए कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो मतलब उसने जो है मुख्य मेन पॉइंट पर टारगेट किया है। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूं। हमारी जो है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको जो है ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उससे जो है उनका भी कुछ बेनिफिट होगा। आपको अगर जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरे जो है इस वीडियो को जो है दूसरे लोगों को भी भेजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूं। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।